तो हम लोग बात करेंगे अनुसूचियों में। किसमें? अनुसूचियों में। यानी जो हमारे भारतीय संविधान की जो 8 अनुसूचियां जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था तब थी, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम पे हमारा संविधान की अनुसूचियों में वृद्धि हुई और होते होते अब हो गई 12। पहली अनुसूची तो पहले ही अमेंडमेंट में हो गई थी। यानी जो हमारा 1951 में भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन था, उसी में भूमि सुधारों को महत्व और कुछ ऐसे मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से अलग करते हुए हमें अनुसूची नंबर 9 में जगह दी गई थी। उसके बाद से लेकर के 9, 10, 11, 12 बढ़ चुकी हैं। अब वो जो हमारी अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों में जो हमारी पहली अनुसूची है वो बताती है संघ और राज्य। भारत एक राज्यों का संघ होगा। इट मीन्स संघ और राज्य। दूसरी अनुसूची जो है वो क्या बोलती है? वेतन और भत्ते। मीन्स किसके? उच्चाधिकारियों के वेतन और भत्ते। किसके? उच्चाधिकारियों के वेतन और भत्ते। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे बड़े बड़े पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों की बात कही गई है। और उसके बाद हम देखते हैं जो तीसरी अनुसूची है, वो जो तीसरी अनुसूची है उसमें दिया गया है जो उच्चाधिकारी हैं ये अपना कार्य कैसे करेंगे, उनके लिए शपथ और प्रतिज्ञा पत्र। यानी उसी के अनुरूप ये लोग शपथ लेंगे अपने पद पर काबिज होने के बाद, तभी अपने कार्य करेंगे। और उसके बाद जो हमारी चौथी अनुसूची है, वो अनुसूची हमें देती है अवसर ये कि राज्यसभा में जो 250 सीटें हैं आखिर उनका बंटवारा कैसे होगा। यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, यानी जनसंख्या के आधार पर। ऐसा नहीं कि जो राज्य हैं 250 इंटू बटे राज्य कर दिया जाएगा, डिवाइडेड बाई स्टेट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी वो राज्य जनसंख्या का संकेंद्रण कितना रखता है उसके आधार पर उस राज्यसभा यानी अपर हाउस में उसको प्रतिनिधित्व मिलेगा। क्लियर? इसीलिए आप देखते हैं कि 17% जनसंख्या जो हमारी 17% पॉपुलेशन है वो केवल अकेले अपने प्रदेश के पास है, यानी यूपी के पास है। तो इट मीन्स राज्यसभा में स्थान भी ज्यादा होंगे, तो ये वहां से क्लियर था ही। देन इसके बाद आता है नंबर 5वीं अनुसूची का। जो 5वीं अनुसूची है वो हमारे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए प्रशासन संबंधी उपबंध, यानी किस प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का संपादन किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा, जस्ट उसके लिए है। और फिर जो आपकी 6वीं अनुसूची है वो किसके लिए है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए उनके जनजातीय लोगों के प्रशासन संबंधी उपबंध। यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातीय लोग हैं उनका प्रशासन कैसे क्रियान्वयन होगा, कैसे प्रबंधन किया जाएगा, इट मीन्स उसके लिए व्यवस्था है। और फिर आपकी हो गई कौन सी बची? 7वीं में शक्ति पृथकीकरण, यानी पावर क्लासिफिकेशन। क्या है? पावर क्लासिफिकेशन, यानी पावर डेलीगेट कैसे किए गए हैं, यानी संघ को पावर कौन से हैं, राज्य को कितने डेलीगेट किए गए हैं। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी पावर्स हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें संघ और राज्य दोनों को पावर मिले हुए हैं। यानी संघ सूची जिसमें कि केंद्र सरकार नियम बनाएगी, और राज्य सूची जिसमें राज्य नियम बनाएगी, उसमें किसी प्रकार का इंटरफियर सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होगा। और कुछ ऐसे जरूरी विषय हैं जिसमें समयानुसार, परिस्थिति के अनुसार केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, उनको हम लोगों ने कह दिया समवर्ती सूची। इसके बाद
फिर देखते हैं, अब आ जाती है 8वीं। जो 8वीं अनुसूची है वो है भाषाओं से संबंधित। यानी 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाओं को सम्मिलित कर लिया गया है उन भाषाओं में प्रशासनिक गतिविधियां संपन्न होंगी, और वो आज 22 भाषाओं की संख्या हो चुकी है। कितनी? 22, यानी 22। और फिर आप देखते हैं जो नवी अनुसूची मैंने बताया था, पहले अमेंडमेंट से नवी अनुसूची का वजूद आया था, और नवी अनुसूची में जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो न्याय नहीं दिया जा सकता है, न्यायोचित नहीं, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं कर सकता है। जैसे तमिलनाडु में 66% आरक्षण है, लेकिन वो क्या है, वो हमारी नवी अनुसूची में आरक्षित है। इसलिए वैसे तो इंदिरा साहनी बनाम में बताया गया है कि 50% से ऊपर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए तमिलनाडु के क्षेत्र में अनुसूचित जनजातीय लोगों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने केंद्र से मिलकर के नवी अनुसूची में संरक्षित करके अपने यहाँ 66% लागू किया। और आप देख रहे हैं अभी भी झारखंड 77%, छत्तीसगढ़ 76% आरक्षण लाने की व्यवस्था कर चुके हैं, विधेयक पारित हो चुके हैं, लेकिन अभी नवी अनुसूची में आरक्षित नहीं है, इसलिए लागू नहीं किया गया। क्लियर? उसके बाद फिर आती है हमारी 10वीं अनुसूची। ये वो दौर था राजनीति का जो बड़े बड़े पद न मिलने पर कुछ महत्वाकांक्षी लीडर दूसरी पार्टियों में चले जाते थे, सरकार गिर जाया करती थी, इसलिए ये बंद किया गया। 10वीं अनुसूची धारा 3 लगा दी गई कि जब अलग होंगे तो 1/3 अलग होंगे, तभी उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। लेकिन साथ ही साथ ये प्रासंगिकता खत्म हो गई, क्योंकि पता चला किसी पार्टी में केवल 9 आदमी हैं, 3 अलग हो गए, और यहाँ तक कि देखा गया किसी किसी पार्टी में बच गए 3। अब अगर 1 मिल गया तो उसकी भी सदस्यता भंग नहीं हो सकती, इसलिए धारा 3 को समाप्त कर दिया गया। क्लियर? अब एक भी आदमी अलग होगा तो सदस्यता भंग हो जाएगी। इसके बाद अनुसूची नंबर 11 यानी पंचायती राज व्यवस्था। यानी जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, बलवंत राय मेहता की कमेटी पर जो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, वो हमारी 11वीं अनुसूची में उसको जगह दी गई। इसको दी गई 11वीं अनुसूची में कैसे ग्राम पंचायत होगी, कैसे ब्लॉक प्रमुख होगा, है ना, जो सेकंड फेज की है, और कैसे जिला पंचायत होगी, कैसे अध्यक्ष चुना जाएगा, कैसे सदस्य चुने जाएंगे। क्लियर? और उसके बाद 12वीं जो अनुसूची है वो है कौन सी? नगर निगम से संबंधित। यानी जो नगर निगम की चुनावी प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे होगा, कैसे इलेक्शन होगा, जो अभी यूपी में होने वाला है। यूपी में अभी कुछ पोस्टपोन हो गया था, अभी अधिसूचना आने वाली है, कुछ आपत्तियां लगनी है, 1-2 दिन में समय खत्म हो जाएगा कल तक, उसके बाद हो सकता है। तो कैसे कितने एरिया में चेयरमैन होगा, कहाँ पर नगर पालिका होगी, कहाँ पे, है ना, महापौर होगा, कहाँ नगर निगम अध्यक्ष होगा, कैसे सदस्य होंगे, ये जो प्रक्रिया है ये हमारी अनुसूची नंबर 12 से है। ये थी हमारी अनुसूचियाँ। क्लियर?